ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये ट्रेन गुजर रही है, आपको बताऊंगा कवच काम क्या करता है। दरअसल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन की सुरक्षा का सिस्टम है, मतलब ट्रेन को हादसे से रोकने की तकनीक। यह ट्रैक, स्टेशन और सिग्नल से जुड़ा होता है। हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह लगा होता है। जैसे ही कोई ट्रेन ड्राइवर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ता है, सिग्नल एक ट्रैक पर तोड़ेगा, उसी ट्रैक पर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ेगा तो कवच तकनीक काम करेगी फौरन, और सिस्टम ट्रेन ड्राइवर को पहले अलर्ट भेजेगा कि तुमने अपनी लाइट जंप करके आगे बढ़ गए हो। फिर ट्रेन के ब्रेक का नियंत्रण भी हासिल कर लेगा, उस ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, उसी ट्रैक पर, उसी ट्रेन में। मतलब जैसे ही पता चलेगा कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं, तो कवच सिस्टम सुरक्षित पूरे दूरी पर ट्रेनों को रोक देगा। यानी 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं तो आमने सामने नहीं लड़ेंगी। कोई ट्रेन अगर सिग्नल तोड़कर बढ़ती है तो 5 किलोमीटर के दायरे की ट्रेनें फौरन रुक जाती हैं। यानी एक ट्रैक की बात हो रही है, अभी मैं कह रहा हूं। इससे पटरियों में हादसे की संभावना कम हो जाती है। कवच सिस्टम एक ही ट्रैक पर हादसों को रोक सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह, यहां कितने ट्रैक शामिल थे? 3 ट्रैक, तीनों अलग अलग ट्रैक पर 3 ट्रेन थी, तो एक ट्रैक की बात नहीं ना, आमने सामने लड़ी है ट्रेनें। लेकिन बालासोर में ट्रेन के डिरेल होने की वजह से हादसा हुआ है। कवच सिस्टम होने से भी बालासोर का हादसा नहीं रुकता। बालासोर में आउटलाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पहले डिरेल हो गए। डिरेल होने के बाद ये डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी वक्त हावड़ा एक्सप्रेस तीसरे ट्रैक पर थी, वो वहां से गुजर रही थी, पटरी पर पड़े कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों से टकरा गए। मतलब अगर कवच सिस्टम होता तब भी यह हादसा नहीं टलता। रेल मंत्री ने भी कहा था कि कवच से इस हादसे का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कवच को लेकर सवाल उठाने वाले भी अब बगले झांक रहे हैं। अब सवाल यह है बुनियादी, आपको बताऊं कि कवच सिस्टम होने के बावजूद यह हादसा नहीं रुकता, यह बात साफ है। लेकिन अब बहुत से लोग अपनों को तलाश रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग यह बात कर रहे हैं कि इन 3 ट्रेन में 3 ड्राइवर थे, उन ड्राइवर्स का क्या हुआ? कहां है वो तीनों ड्राइवर? क्या वो तीनों ड्राइवर जिंदा हैं या फिर 275 लोगों की जिनकी मौत हुई उसमें उनकी भी गिनती? आइए आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। तीनों ड्राइवर जिंदा हैं। जी हां, आप भी जानकर सुनकर चौंक जाएंगे। तीनों ट्रेन के ड्राइवर जिंदा हैं। ये उसमें से एक ट्रेन के ड्राइवर हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये इनकी तस्वीर है। घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। तीनों ट्रेन के ड्राइवर अभी जिंदा है। कोरोमंडल का इंजन जिसमें ड्राइवर थे वो तो आपको याद होगा मालगाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि तीनों आखिर कहां हैं, कैसे तीनों बाल बाल बचे हैं। देखिए जरा, एक कोरोमंडल का ड्राइवर, एक मालगाड़ी का ड्राइवर और एक दुरंतो का। ओडिशा में 3 ट्रेन की टक्कर के बाद यह सवाल उठे, तीनों ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट, गार्ड आखिर कहां है? रेल अधिकारियों ने इसको लेकर जवाब दिया। मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड बाल बाल बच गए। हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों से घटना को लेकर जानकारी ली जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट घायल हुए हैं। इसके बाद सहायक के साथ साथ गार्ड भी घायल है। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के लोको पायलट भी घायल हुए हैं। सहायक लोको पायलट के साथ साथ गार्ड भी घायल है। इन तीनों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अभी बहुत से वो लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, क्योंकि किसी के रहने वाले उड़ीसा के हैं, किसी के रहने वाले बंगाल से हैं, किसी के रहने वाले चेन्नई से हैं। अब वो पहुंच रहे हैं उड़ीसा, रेलवे ट्रैक शुरू हो गया, अपनों को तलाश रहे हैं। सुनिए जरा। उस रोज रात में बात हुई थी कि ट्रेन में चिढ़ गया। सकता है हम कौन मदद कर सकें आपकी, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं। जी जी, वो आखिरी बार में तो हुआ था जब वो ट्रेन पर चढ़े थे। इसके बाद बात नहीं हो पा रहा। चेन्नई से कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे काम पे। चेन्नई काम से जा रहे थे और कहाँ से बैठे थे? कलकत्ता से हावड़ा। यहाँ पे डॉक्टर से या वार्ड में आपने चेक करवाया, कुछ पता करवाया? यहाँ से नहीं, भुवनेश्वर से कॉल आया था। इसका मोबाइल सर लोग मिला है, सर वहाँ से एसआई कॉल किए थे। मैम तो बोला कि आपका डेड बॉडी यहाँ पर है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोगों को मदद की जरूरत है, तो उद्योगपति गौतम अडानी सामने आए।
अडानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। गौतम अडानी ने ट्वीट किया है, ये उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनकी स्कूल की सारी पढ़ाई, सारी शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। देखिए जरा, तो इससे बहुत एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने अपने मां बाप को खो दिया है, जिन बच्चों ने मदद को अडानी ग्रुप आ गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। ट्रेन हादसे के बाद अडानी ने खुद ट्वीट किया, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी परेशान हैं। हमने फैसला किया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने मां बाप को खो दिया है, उनकी स्कूल की शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप उठाएगा और पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। दुनिया के मशहूर बिजनेसमैनों में से एक है अडानी और कभी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बेशक नुकसान हुआ हो, लेकिन अमीरों की लिस्ट में अभी वो 19वें नंबर पर हैं। अडानी की कुल संपत्ति 62 अरब डॉलर से ज्यादा की है और एशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं गौतम अडानी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। जो वहां स्थानीय लोग हैं, सिर्फ गौतम अडानी जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वहां स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है, उन्हें भी सुनिए जरा। जो पेशेंट है अभी, उसको कुछ खाना पीना और क्लॉथ और मेडिसिन वगैरह सब देना चाहता हूँ। पहले हम कलेक्टर के पास गए थे, सार को मीट किया था, उसके बाद वो मेडिकल में भेजे हैं। अभी हम CDMO को मीट करने के बाद मेडिसिन और खाना क्लॉथ सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज पर्यंत समस्त पेशेंट का परिसेवा देवा और कुछ पेशेंट का यहाँ से कलकत्ता ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए एम्बुलेंस ठीक करने के लिए मेरा इनखान का जो लीडर सब है ना है। मैं यहाँ पे आया था, सर हैं, वो सर ने बोला कि यहाँ पे CDMO ऑफिस है, वहाँ पे जाना होगा। वो सर ही बाकी का प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा अब क्या करना है। कर अब जांच शुरू कर दी गई। अपर प्रमुख सचिव को इस पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर JDU के नेता ने इसका विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पुल हादसे की जांच होगी, ये ऐलान किया गया है। इसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे। बिहार में इस पूरे मामले को जांच करेंगे अपर मुख्य सचिव और उनकी निगरानी में ये जांच की जाएगी। उनकी जिम्मेदारी उनको मिली है, जिस पर JDU विधायक ने अफसर पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो एक तरफ तो ये सवाल है कि लगातार ये पुल जो हादसे का शिकार होता रहा, पिछले साल भी ये पुल जो है गिरा था, इस साल भी भरभरा कर ये पुल गिर गया और अब जिसको जिम्मेदारी दी गई है जांच की, उस पर ही JDU जो कि सरकार में है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके ही नेता ने उसी अफसर पर सवाल उठा दिए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में पुल ढहने के बाद गार्ड लापता है। शव के लिए परिवार का धरना जारी है। तो ये बड़ी खबर, कहा यह जा रहा था कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जब ये हादसा हुआ, जब ये पुल ढहा, उसके बाद से ही गार्ड लापता है। परिवार वाले परेशान इस बात को लेकर कि उनके घर का सदस्य कहां पर है। और अब बड़ी खबर यह है कि शव के लिए परिवार का धरना जारी है, यानी परिवार ये मानकर चल रहा है कि उनके परिवार का सदस्य अब नहीं बचा है। तो भ्रष्टाचार का पुल जो डूब गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार इंसाफ मांग रहा है और गार्ड के शव के लिए यहां पर लगातार मांग की जा रही है। धरना भी दिया गया है। उधर शव को ढूंढने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, तो रविवार की शाम को भागलपुर में जो पुल बन रहा था वो गिर जाता है और भरभरा कर गिरे इस पुल के बाद सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार वाला ये पुल आखिर गिरा तो गिरा कैसे और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 1717 करोड़ का बनाया जा रहा है इस भारी भरकम बजट वाले पुल को। जब गिर गया है तो इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी सोच ही रहे थे, डिजाइन में खोट पर मन ही मन कोस रहे थे।
कि पुल ने उनकी सुन ली, चीख कर बोला धड़ाम। डिजाइन में खोट पर शर्मिंदा पुल ने जल्द समाधि ले ली, वो भी इतने जोर शोर से कि बिहार की सियासत में तेज तेज लहरें उठने लगी। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें। इस पुल को बनाने के बदले एसपी सिंगला कंपनी 1700 करोड़ से ज्यादा ले रही थी, लेकिन इतने पैसे लेकर भी वो शायद न सरकार की बात सुन रही थी न मान रही थी। ऐसे में पुल को ही तरस आ गया। बोला, तेजस्वी जी खैर मनाइए। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? पता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। पुल हादसे पर तेजस्वी अब खैर मना रहे हैं। डिजाइन में खोट की गवाही अधिकारियों से भी दिलवा रहे हैं। एक पियर पर इस तरह का कंप्लेन है और दिख रहा है, तो जो स्पैन्स बन चुके हैं, 4 स्पैन रेडी थे, जिसमें आज वो 3 स्पैन गिरे हैं। हम लोगों ने IIT रुड़की को, जो सिविल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है देश का, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पियर नंबर 5 तो गिरा, साथ साथ बाकी का भी आप जांच कर लें। लेकिन बीजेपी को न तेजस्वी की बात पर भरोसा है, न ही अधिकारियों पर। उन्हें यकीन है तो सिर्फ पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर। इसलिए कोई नीतीश तेजस्वी से इस्तीफा मांग रहा है, तो कोई सुशासन की नीयत में खोट बता रहा है। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए, जिससे जान माल की रक्षा हो सके। इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस के लोग जो बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। पुल की इस हरकत पर बीजेपी भले ही कितनी लाल पीली हो, लेकिन बात तो वाकई में खैर मनाने वाली है, क्योंकि पुल का काम दिसंबर तक पूरा होना था। उसके बाद इस पर वाहन दौड़ने लगते। सोचो अगर उस वक्त पुल डिजाइन में खोट पर संज्ञान लेता तो क्या होता। ये जांच का विषय है, इसके लिए हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत छोटी सी थी, ये बिहार में आकर इसने बहुत सारे पुल बनाए हैं। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। 9 साल पता नहीं प्रधानमंत्री जी के इस देश में अब नीतीश बाबू का क्या रोल रह गया। नीतीश कुमार अब बिहार को एक दिन भी मुख्यमंत्री हैं तो वो हानिकारक है। गंगा नदी में जिस पुल के गिरने से सियासत हिलोरे मार रही है, उसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। खगड़िया भागलपुर के बीच 4 लेन पुल बनाया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में इसका शिलान्यास किया था। 3.16 किलोमीटर लंबे पुल की लागत करीब 1700 करोड़ है। पुल का निर्माण 2019 में पूरा होना था, लेकिन सरकार ने समय सीमा कई बार बढ़ा दी। पिछले साल अप्रैल में इस पुल के 30 से ज्यादा सेगमेंट अचानक गंगा में समा गए।
तब भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हुए, सियासत भी खूब हुई। उस वक्त तेज आंधी को हादसे की वजह बताया गया और पुल पर भ्रष्टाचार की सीमेंट फिर से चढ़ने लगी। सवाल यह है कि पहले हादसे के बाद सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों जिम्मेदारी तय किए बिना काम फिर से शुरू कर दिया गया? जांच पूरी हुए बिना क्यों पुल का काम आगे बढ़ाया गया? डिजाइन में अगर खोट था तो सरकार ने खुद पहले ही पुल को क्यों नहीं गिराया? इस पुल पर रोजाना सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। गनीमत रही कि हादसे के वक्त काम बंद पड़ा था, कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसा कितना बड़ा होता इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।